बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है वो बताएं। सबसे पहले एक नुक्ता समझते हैं, जितने भी खुराक खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं उनको लिवर में पहुंचाया जाता है। लिवर डाइजेस्टिव प्रोटीन के अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है, इसको डीएमिनेशन कहते हैं। और ये NH2 ग्रुप जब अलग हो जाता है तो फिर इसको लिवर एक प्रोसेस में डालता है। उस प्रोसेस में ये NH2 NH3 में तब्दील होता है। अमोनिया को यूरिया में तब्दील किया जाता है और ये यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है। तो यूरिया बेसिकली बना कहाँ पर? लिवर में। उस लिवर में बने हुए यूरिया को खून में डाल दिया जाता है। वो खून आता है इधर किडनी में। किडनी इस यूरिया को खून से अलग करके थोड़े से पानी में ऐड कर लेता तो अब वो यूरिन बनता है। तो यूरिन और यूरिया में फर्क है। यूरिया प्लस वाटर इज कॉल्ड यूरिन। यूरिया क्या है? खुद एक नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ किडनी के किस हिस्से में अलग हो रहा है? फिल्टर कहाँ से हो रहा है? किडनी के नेफ्रॉन में हो रहा है। तो वहाँ हम इसी बात को फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसी को हम यूरिया या यूरिन फॉर्मेशन भी कहते हैं। यूरिया फॉर्मेशन नहीं बल्कि यूरिन फॉर्मेशन भी है। हमारा नेफ्रॉन इस तरह से था। इसका ये पहला हिस्सा क्या कहलाया था? बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये कौन सा एरिया था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये हिस्सा कौन सा था? लूप ऑफ हेनल या हेनल्स लूप। इस हेनल लूप की खास बात यह है कि बहुत नीचे जाकर बहुत बारीक पतला हो जाता है। यहाँ एक हद से ऊपर ये काफी थिन या थिक होता है। और इसके बाद जाकर यहाँ पर क्या बना था? कलेक्टिंग, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी और ये था कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इसको क्यों कहा? क्योंकि कई नेफ्रॉन इसमें ऐड हुए हैं। ये कटी हुई शाखें क्या हैं? दूसरे नेफ्रॉन के लिंक। अच्छा, इधर हमने ये कहा था कि एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल इसमें दाखिल हुई थी और दाखिल होकर एक नेटवर्क में बदली थी। उस नेटवर्क की शक्ल तो ये कैपिलरी जैसी थी, लेकिन ये बहरहाल कैपिलरीज इनको नहीं कहते। कैपिलरी नहीं कहने की तीन वजह है। पहली वजह, इसमें सुराख है, पोरस है, ये कैपिलरीज पोरस नहीं। दूसरी वजह, कैपिलरी में ब्लड प्रेशर लो होता है, इधर ब्लड प्रेशर हाई होता है। तीसरी वजह, कैपिलरी एक आर्टरी और वेन के बीच में होती है। ये दो आर्टरीज के बीच में है, इसलिए इसको कैपिलरी नहीं कह सकते। बुक में अगर लिखा भी हो तो मैं आपको शुरू से कहता हूं कि मेरी बात सुन तो लो, लेकिन बुक की बात को प्रेफर करो, क्योंकि एग्जाम आपने बुक से देना है। लेकिन हकीकत यह है कि इसको कैपिलरी नहीं कहा जाता। ये है एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका डायमीटर बड़ा है। और ये दूसरी वाली कौन सी है? एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। इसका डायमीटर इससे छोटा है, तो खून इसके अंदर ज्यादा आता है और कम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब इसी से इसका काम का आगाज होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल है, ये पीछे आकर इस पूरे नेफ्रॉन के गिर्द एक नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का, और इनको क्या कहते थे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसी का सबसे नीचे वाला नेटवर्क क्या कहलाता था? वासा रेक्टा कहलाता था। अब ये जो फिल्ट्रेशन का अमल होगा ये 3 मरहलों में होगा, यानी खून में से यूरिया को अलग करने के 3 मरहले। पहला मरहला कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसको पढ़ने से पहले एक और चीज आपको याद दिला दूं। हमने जब भी ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में अलग किया है तो ये खून 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। पहला हिस्सा नीचे 45% है, ये सेल्स हैं, और दूसरा ऊपर ये प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में क्या था? इसमें 90% वाटर है और तकरीबन
7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा इसमें 1% के करीब 0.9% है मिनरल्स हैं और डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पर यूरिया भी है। ये सब चीजें इसमें मौजूद है। अच्छा, अब इसी को जहन में रखते इधर खून जब बड़ी नाली से अंदर गया, छोटी सी नाली से निकला, तो इधर प्रेशर डेवलप हुआ। कहाँ? ग्लोमेरुलस में। उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ? खून के सेल्स बाहर नहीं आ सकते, प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर नहीं आ सकते, लेकिन पानी बाहर आएगा, मिनरल्स बाहर आएंगे, डाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा, यूरिया बाहर आएगा। किधर? इस ग्लोमेरुलस से बाहर आएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस वैसे भी पतली है, पोर्स भी। और जब वो मटेरियल बाहर आया तो बोमेन कैप्सूल की ये वॉल इन सब के लिए परमेबल है, इसलिए ये सारा मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल में भरना शुरू हो गया। जब ये ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल में भर गया तो इसको क्या कहते हैं आप? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में आपके ख्याल में कोई काम की चीज है? है। क्या क्या है? पानी काम का है, मिनरल्स भी काम के हैं, डाइजेस्टेड फूड भी काम का है। सिर्फ ये जो यूरिया है ये हमारे काम का नहीं। लिहाजा अगर ये मटेरियल इधर से चलता हुआ आगे तक गया तो लॉस हो जाएगा ना, नुकसान होगा। इसलिए क्या किया जाएगा? इस पोर्शन में दूसरा काम शुरू हो जाएगा। प्रेशर फिल्ट्रेशन ये था, बस समझ आ गया ना ये। अब दूसरा मॉडल है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। दो लफ्ज हैं, एक तो सिलेक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसका क्या मतलब है? कोई चीज चुन चुन कर एब्जॉर्ब की जाए। दूसरा लफ्ज है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहा? क्योंकि इधर आपने फिल्टर करके बाहर निकाला है, आप उसको वापस ले रहे हैं, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन 3 जगहों पर होगा। पहली जगह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर सिर्फ सॉल्यूट्स सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे। अब सॉल्यूट में कौन कौन आएगा? मिनरल्स और डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, थोड़े बहुत फैटी एसिड्स भी हैं, मिनरल तो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूट्स आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब सवाल आएगा कि इसको क्या पता है कि मैंने सिर्फ सॉल्यूट को करना है? तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर एक एंजाइम हार्मोन एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन कहते हैं इसको। इसके ऊपर एक एंजाइम, आई एम सॉरी, रियली अगेन वेरी सॉरी, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन जब इस पर अप्लाई होगा तो इट विल बिकम परमिएबल फॉर सॉल्यूट्स, इनके लिए परमिएबल हो जाएगी। लिहाजा यहां से जब ये फिल्ट्रेट चलेगा ना आगे, उस फिल्ट्रेट में से सॉल्यूट सारे बाहर आएंगे। बाहर आके किधर जाएंगे? जो ही इधर से बाहर आया ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी इसको रीअब्सॉर्ब करके खून में शामिल करके वापस ले जाए। ये बात समझ में आई? दूसरा रीअब्सॉर्प्शन का एरिया है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। यहां पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो। कहां पर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। यानी 3 जगह से पानी सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है, एक जगह से सॉल्यूट सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो। तो ऐसा क्यों? पानी के लिए 3 इलाके और सॉल्यूट के लिए 1, तो ये क्वांटिटी का फर्क है। सॉल्यूट सब मिल के भी 1% नहीं है, जबकि पानी कितना है? 90%, ज्यादा है ना। तो जो चीज ज्यादा होगी उसके लिए अहाता भी ज्यादा मुकर्रर किया। अब यही फिल्ट्रेट जब इधर पहुंचा तो आप खुद बताएं यहां इसके अंदर क्या मौजूद है? वाटर और यूरिया, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? यूरिन। अब सिर्फ यूरिन बचा है। इसका मतलब जब खून से ये मटेरियल बाहर आया था तो इसमें काम की चीजें भी थी बहुत सारी, लेकिन जो सॉल्यूट की शक्ल में थे वो सारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब किए गए। जो सॉल्वेंट की शक्ल में पानी था उसको इन 3 जगहों से
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब किया गया। ये रीअब्जॉर्प्शन भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इन तीन जगहों से पानी क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उसके लिए दूसरा हार्मोन है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जब अप्लाई होता है इन तीन टारगेट्स पर, तो यहां से पानी को सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करता है। तो ये नेफ्रॉन का दूसरा काम था। तीसरा काम है नेफ्रॉन का, उसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहते हैं इसको? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला काम एसेंडिंग लूप ऑफ हेनल में है। किधर होगा ये? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनल में, इससे आते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, तवज्जो है ना मेरी तरफ। बाकी जगहों पर तो अंदर से चीजें बाहर आ रही थी, इस जगह इस ट्यूब के इस पोर्शन में बाहर से कोई चीज अंदर भेजी जा रही है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये ट्यूब है, फर्ज करके इसके ये सेल्स हैं, ये सेल्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट से H+ और सोडियम प्लस, इनको ये सेल्स एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर लाकर अंदर ल्यूमेन में डाल देते हैं यहां से। इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस H की वजह से यहां की pH एसिडिक हो जाती है। ब्लड की pH क्या है? 7.4 और यूरिन की pH नीचे आती है 6 पॉइंट समथिंग है, इस वक्त मेरे जहन से निकल गई। तो यहाँ की pH वैल्यू कम करके मोर एसिडिक बनाया गया है। ये क्यों एसिडिक? क्योंकि जिस ट्रैक से इसने गुजर के जाना है वहां इन्फेक्शन का खतरा है। तेजाबियत होगी तो इस इन्फेक्शन से रोकेगा। तो अब हमारे सामने पूरा नक्शा समझ में आ गया कि यहाँ तो जब ये मटेरियल दाखिल हुआ था तो हम इसको यूरिन नहीं कह रहे थे, हम इसको क्या कह रहे थे? ब्लड। लेकिन जब ये ब्लड मुख्तलिफ मराहिल से होकर इधर पहुंचा है, इसका कुछ हिस्सा, तो अब इसको हम क्या कह रहे हैं? यूरिन। यूरिन में आमतौर पर 95% वाटर और 5% यूरिया होता है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में कमी बेशी हो सकती है। जैसे हमने बहुत सारा पानी पिया है तो उस वक्त पानी की कंसंट्रेशन और बढ़ सकती है। अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और पानी की कंसंट्रेशन कम हो सकती है। समझ आ गया बेटा?